हेलो दोस्तों, मैं मन्नू कुमार आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल मन्नू कुमार केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 7 में लेके आए हैं, जहां पर हम लोग बताएं तो पहले से ही कि एनसीईआरटी का पहले जो प्रॉब्लम है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे, यानी फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ पे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को डिस्कशन कर लेंगे आज के क्लास में हम लोग। उसके बाद हम लोग गैल्वेनिक सेल शुरुआत करेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम लोग उसी को क्लियर करके फिर हम लोग गैल्वेनिक सेल शुरुआत करेंगे। तो जो भी दोस्त अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और जो भी दोस्त अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं अपने लाइव क्लासेस के लिए, वो प्लीज़ जल्दी से जल्दी एडमिशन ले ले, आप लोग को फ़ायदा होगा, क्योंकि गैल्वेनिक सेल स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू एवरीवन। चलिए तो हम लोग आज की क्लास शुरुआत कर रहे हैं। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन है आपके सामने में बोर्ड पर एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक्सरसाइज का 3.13, 3.14, 3.12 बताए थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे लॉ के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर करेंगे हम लोग आज। तो देखिए क्वेश्चन है पहला, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी in terms of Faraday is required to produce first 20 gram Ca from molten CaCl2 और 40 ग्राम Al from molten Al2O3। बोलता है कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए फैराडे के टर्म में। 20 ग्राम Ca ऑब्टेंड करना चाहता है मोल्टेन CaCl2 से, और 40 ग्राम Al ऑब्टेंड करना चाहता था मोल्टेन Al2O3 से। तो 20 ग्राम Ca फ्रॉम मोल्टेन CaCl2 के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए फैराडे के टर्म में, और 40 ग्राम Al चाहिए मोल्टेन Al2O3 से, तो कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए फैराडे के टर्म में, दोनों में फैराडे के टर्म में चाहिए। तो हम 3.13 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का सॉल्व कर रहे हैं। 3.13 फर्स्ट पार्ट। तो पहले ये देखो, ये जो मोल्टेन CaCl2 है ये टूट जाएगा, CaCl2 ब्रेक करेगा, Ca2 प्लस 2Cl माइनस। अब जरा गौर से देखो, ये Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ca में आया, Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ca में आया, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, एटम बैलेंस है। ध्यान देके देखेगा, ध्यान देके सीखो, ध्यान दो। 1 मोल ऑफ Ca2 प्लस 1 मोल Ca दिया, कब? जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किया। 1 मोल Ca2 प्लस 1 मोल Ca में कन्वर्ट हुआ 2 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर। 1 मोल Ca2 प्लस 1 मोल Ca दिया 2 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर। ठीक है, सोचो सीखो। तो यहाँ पर मोल है और यहाँ पर ग्राम है, ठीक है। तो वहाँ क्वेश्चन में ग्राम के टर्म में पूछ रहा है और यहाँ मोल है, तो इस मोल को ग्राम में बदल देता हूँ, मोल को ग्राम में। कैसे? तो आपको पता है n बराबर W/n, तो W बराबर n इंटू m। तो W बराबर n कितना है? 1 मोल, और मोलिकुलर वेट Ca का 40, यानी W बराबर कितना? 40 ग्राम। तो यहाँ 1 मोल Ca में कितना? 40 ग्राम। और ध्यान दो, 40 ग्राम Ca ऑब्टेंड होगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर। 40 ग्राम Ca ऑब्टेंड करेगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना? 2 गुना 96,500 कूलम, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 96,500 कूलम का, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना? 2 गुना 96,500 कूलम। और बताए हैं 96,500 कूलम बराबर कितना? 1 फेराड। 96,500 कूलम 1 फेराड, तो 2 गुना 96,500 कूलम कितना? 2 फेराड। कितना? 2 फेराड। तो यहाँ समझा के लिखेंगे, ध्यान दो, समझा के लिखेंगे कि सिंस 40 ग्राम Ca रिक्वायर्ड 2 फेराड इलेक्ट्रिसिटी, 40 ग्राम Ca रिक्वायर्ड 2 फेराड इलेक्ट्रिसिटी, 1 ग्राम Ca रिक्वायर्ड 2 फेराड बटे 40,
तो कितना ग्राम Ca दिया? 20 ग्राम। तो ध्यान दो, सिंस 20 ग्राम Ca रिक्वायर्ड, 2 फेराड बटे 40 इंटू 20, तो 20 दूनी 40, 2 कैंसिल, यानी 1 फेराड इलेक्ट्रिसिटी। तो अपने लोग के आंसर तो फेराडे के टर्म में ही चाहिए था, बोलना था हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फेराडे। अगर यही पूछता कूलम्ब के टर्म में तो 1 फेराड बराबर कितना? 96,500 कूलम्ब। तो अगर कूलम्ब के टर्म में बोलता तो आंसर हो जाता 96,500 कूलम्ब, और फेराड के टर्म में बोला तो 1 फेराड इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर से समझो, क्वेश्चन बोल रहा था कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? 20 ग्राम Ca ऑब्टेंड करना था मोल्टन CaCl2 से। तो पहले मोल्टन CaCl2 तोड़ दिए, Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ca दिया, Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ca दिया, क्योंकि चार्ज 2 प्लस का था। तो ध्यान दो, 1 मोल Ca2 प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करके 1 मोल Ca बनाया, 1 मोल Ca2 प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करके 1 मोल Ca बनाया। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 गुना 96,500 कूलम्ब, यानी 2 फेराड। और 1 मोल Ca में कितना ग्राम? तो 40 ग्राम। क्यों? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ग्राम में दिया हुआ था, तो हमने इस मोल को ग्राम में बदल दिया, क्योंकि n बराबर W बटे m, तो W बराबर n इंटू m, तो W बराबर n 1 गुना मोलिकुलर वेट 40, यानी W बराबर 40 ग्राम, यानी 1 मोल कैल्शियम में कितना? 40 ग्राम। तो समझा के लिखा कि सिंस 40 ग्राम कैल्शियम रिक्वायर्ड 2 फेराड इलेक्ट्रिसिटी, तो 1 ग्राम कैल्शियम रिक्वायर्ड 2 फेराड बटे 40, तो 20 ग्राम कैल्शियम रिक्वायर्ड 2 फेराड बटे 40 गुना 20, 20 दूनी 40, 2 कैंसिल, 1 फेराड इलेक्ट्रिसिटी यानी 96,500 कूलम्ब। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, और समझे हैं तो चैट करके बताइए, समझे हैं तो चैट कर। सेकंड क्वेश्चन ध्यान दो, सेकंड क्वेश्चन देखो फिर से सीख जाओगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए फिर सीख जाइएगा। 40 ग्राम अल्युमिनियम फ्रॉम मोल्टेन Al2O3, मोल्टेन Al2O3, तो पहले मोल्टेन Al2O3 को तोड़ दो। सेकंड क्वेश्चन है, Al2O3 टूट जाएगा, Al2O3 टूट जाएगा, 2Al3 प्लस प्लस 3O2 माइनस। अब जरा गौर से देखो, सीखो ध्यान देके। Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके Al में गया, Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके 3 प्लस का चार्ज है, यहाँ 1 हुआ, यहाँ भी 1, यानी सोचो 1 मोल Al3 प्लस 1 मोल Al में कन्वर्ट हुआ, कब? जब 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किया। 1 मोल Al3 प्लस 1 मोल Al में गया 3 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर, 1 मोल Al3 प्लस 1 मोल Al में गया 3 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर, तो यहाँ 1 मोल Al है, और यहाँ कितना ग्राम Al है? 40 ग्राम Al है। क्या मोल ग्राम को डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं? नहीं ना, इसीलिए इस मोल को चेंज करना पड़ेगा ग्राम में, इस मोल को चेंज करना पड़ेगा ग्राम में। तो n बराबर W बटे m, तो W बराबर n इंटू m, तो W बराबर n कितना? 1, और मोलिकुलर वेट अल्युमिनियम का कितना? 27, अल्युमिनियम का मोलिकुलर वेट 27, यानी 1 मोल अल्युमिनियम में कितना? तो 27 ग्राम, 1 मोल अल्युमिनियम में कितना? 27 ग्राम। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ लिखे सिंस 27 ग्राम अल्युमिनियम रिक्वायर्ड 3 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 गुना 96,500 कूलम्ब, यानी 3 फेराड का। तो 27 ग्राम अल्युमिनियम रिक्वायर्ड 3 फेराड इलेक्ट्रिसिटी। 27 ग्राम अल्युमिनियम को कितना फेराड? 3 फेराड। तो 1 ग्राम अल्युमिनियम रिक्वायर्ड 3 फेराड बटे 27, 3 फेराड बटे 27, तो कितना ग्राम है? 40 ग्राम। 40 ग्राम अल्युमिनियम रिक्वायर्ड कितना? तो ध्यान दो कितना, तो 3 फेराड बटे 27 गुना 40, 3 नमा 27, यानी 40 बटे 9 फेराड, 40 बटे 9 फेराड इलेक्ट्रिसिटी। अगर डिवाइड करोगे तो 4.4 फेराड इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। तो फिर से समझ लो, पहले मोल्टेन Al2O3 को तोड़ दिया, 2Al3 प्लस 3O2 माइनस, तो 1 Al3 प्लस Al में कन्वर्ट हुआ 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके, यानी 1 मोल Al3 प्लस 1 मोल Al में कन्वर्ट हुआ 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके।
3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 3 गुना 96,500 कूलम यानी 3 फैराड। तो सोचो 27 ग्राम अल्मीनियम 3 फैराड इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, यानी 20 ग्राम अल्मीनियम रिक्वायर्ड 3 फैराड इलेक्ट्रिसिटी। तो 1 ग्राम अल्मीनियम को कितना 3 फैराड बटे 27, 40 ग्राम अल्मीनियम दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो 40 ग्राम अल्मीनियम रिक्वायर्ड 3 फैराड बाई 27 इंटू 40 यानी 40/9 फैराड इलेक्ट्रिसिटी मतलब 4.4 फैराड इलेक्ट्रिसिटी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, समझ गए हो तो चैट करके बताओ फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं 3.12। ये क्वेश्चन शायद लाइव में भी बताए थे, ऐसा ही क्वेश्चन लाइव में ही था, लगभग ऑलमोस्ट यही था यूट्यूब पर जो लाइव आए थे। चलिए ध्यान दीजिए, इसको मिटा रहा हूं। चल भैया ध्यान दो, 3.12 क्वेश्चन क्या है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग रिडक्शन। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग रिडक्शन, कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा इसके रिडक्शन के लिए। तो भैया रिडक्शन में क्या होता है बताओ, रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद करो रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है रिडक्शन में। तो बोलता है कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा इस सब के रिडक्शन के लिए। फर्स्ट में है Al3 प्लस को Al में ले जाना, 1 मोल Al3 प्लस को Al में ले जाने के लिए कितना चार्ज होगा। 1 मोल Cu2 प्लस को Cu में ले जाने के लिए, 1 मोल MnO4 माइनस को Mn2 प्लस में ले जाने के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा इस सब के रिडक्शन में। ठीक, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है, इस बातों को ध्यान रखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ Al3 प्लस टू Al। तो Al3 प्लस Al में जाएगा, छोटू जरा सोचो तो, Al3 प्लस Al में जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करने पर 3 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन है इसीलिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ऑक्सीडेशन रहता तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, और रिडक्शन है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन गेन हो तो ध्यान देना ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, अगर रिडक्शन हो तो इलेक्ट्रॉन को रिएक्टेंट साइड लगाना, अगर ऑक्सीडेशन हो तो इलेक्ट्रॉन को प्रोडक्ट साइड लगाना, क्योंकि लॉस होता है तो प्रोडक्ट साइड इलेक्ट्रॉन लगेगा और गेन होगा तो रिएक्टेंट साइड लगेगा। फिर से समझ लो, लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन लगेगा रिएक्टेंट साइड, लॉस होगा तो प्रोडक्ट साइड, गेन होगा तो रिएक्टेंट साइड। तो जब ऑक्सीडेशन का केस आए तो इलेक्ट्रॉन को लगाना प्रोडक्ट साइड, और रिडक्शन का केस आए तो इलेक्ट्रॉन को लगाना रिएक्टेंट साइड। ये रिडक्शन का केस है और ये ऑक्सीडेशन का। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है रिएक्टेंट साइड में और यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है प्रोडक्ट साइड में। तो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो ऑक्सीडेशन और गेन हुआ तो रिडक्शन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करवाएं, रिएक्टेंट साइड में लगा है, गेन करवाए हैं, रिडक्शन है। यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस करवाए हैं, प्रोडक्ट साइड में लगाए हैं, ऑक्सीडेशन है। तो अपना रिडक्शन है ना, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो ऐड करेंगे वो किधर ऐड करेंगे, रिएक्टेंट साइड में। किधर ऐड करेंगे, रिएक्टेंट साइड में। तो 1 मोल Al3 प्लस 1 मोल Al में कन्वर्ट हुआ 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके, यानी 3 मोल इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज बोल रहा था यानी 3 गुना 96,500 कूलम्ब का। गुना कर दो आंसर आ जाएगा, गुना करके जो भी आए। जैसे यहाँ पर गुना करके 0 5 तिया 15 6 3 18 1 19 ध्यान दो 9 तिया 27 1 28 इतना कूलम्ब का, कोई फर्क नहीं। सीधा दिमाग में देखो रिडक्शन था, इलेक्ट्रॉन गेन करवा दिए। तो 1 मोल Al3 प्लस को Al में ले जाने के लिए 2,89,500 कूलम्ब का चार्ज चाहिए, 2,89,500 कूलम्ब का चार्ज चाहिए। अब देखो सेकंड में 1 मोल Cu2 प्लस 2 Cu। तो छोटू इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको मिटा रहा हूं। चलो ध्यान दो, 1 मोल
ऑफ Cu2 + 2Cu। तो Cu2 + Cu में जाएगा बाबू, ध्यान दो, ये 1 तो Al3+ को Al में ले जाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, चलो ध्यान दो, Al3 + 2Al, तो +3 से Al 0 में गया, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, यानी +3 को 0 में ले जाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये +2 को 0 में ले जाने के लिए कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तब सोचो छोटू, 1 मोल Cu2 + 1 मोल Cu में गया, 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके। 1 मोल Cu2 + 1 मोल Cu में देखो रिडक्शन है ना, तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा या लॉस, तो गेन, और जब भी गेन होगा इलेक्ट्रॉन लगेगा रिएक्टेंट साइड, और लॉस होगा इलेक्ट्रॉन लगेगा प्रोडक्ट साइड। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना, 2 × 96,500 कूलम, यानी 1930 1,93,000 कूलम का चार्ज चाहिए। ये सेकंड क्वेश्चन था। अब बाबू थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूं, ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड, यहां ध्यान दो, ध्यान दो, थर्ड क्वेश्चन, MnO4- to Mn2+। देखो यहां भी एक कॉपर था, यहां भी एक कॉपर, यहां भी एक अल्युमिनियम, यहां भी एक अल्युमिनियम था, अभी बताए थे। यहां देखो एक Mn है, यहां भी एक Mn तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं बैलेंस है। और जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है ना, वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन में, जब बैलेंस होता है तभी इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन आप एग्जैक्टली बता सकते हो। तो यहाँ देखो बैलेंस नहीं है, तो पहले इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। और एक ऑक्सीजन की कमी के लिए रूल कहता है कि अगर एक ऑक्सीजन कमी हो तो एक H2O लगाना, किधर, जिधर कमी हो उधर। एक ऑक्सीजन की कमी के लिए एक H2O लगाना। तो यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 4, तो एक ऑक्सीजन के लिए एक H2O, तो 4 ऑक्सीजन के लिए 4 H2O। देखो एक Mn 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना, 4 दूनी 8। तो ध्यान दो, एक हाइड्रोजन के लिए एक H+, तो 8 हाइड्रोजन के लिए 8 H+। अब सोचो एक Mn 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन। अब सोचो एक H+, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H दिया, तो एक H+ एक इलेक्ट्रॉन, तो एक H के ऊपर +1 है, तो 8H के प्लस कितना, +8। अब +8 में से एक घटा दो, ध्यान दो, एक H के ऊपर +1, तो 2H के ऊपर +2, 3H के ऊपर +3, तो 8H के ऊपर +8, उसमें से एक घटा दो, ये तो +7। अब +7 से चेंजिंग कितना में गया, 2 में, तो +7 से 2 में गया कितना का चेंजिंग, 5 का, यानी 5 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में था, गेन करा दिया। फिर से समझो, एक H के ऊपर +1, तो 2H के ऊपर +2, 3H के ऊपर +3, तो 8H के ऊपर +8, +8 में से एक घटा दो, +7, +7 से +2 में गया कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। मतलब 1 मोल MnO4- 1 मोल Mn2+ में जाएगा 5 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर। 5 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 5 × 96,500 कूलम का, इतना का चार्ज चाहिए। आज समझ में ना, दोनों को गुना कर लो, जितना आ जाए उतना कूलम आंसर। तो ये तीनों क्वेश्चन अगर समझो आप लोग, तो फटाफट चैट करके बताओगे कि हम समझे हैं। 3.14 क्वेश्चन, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ। इस बार क्या है, ऑक्सीडेशन। 3. ध्यान दो, 14 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, पहले बताएं तो इसका पूरा डिस्कशन आज करिए लेना है, जो भी फैराडे लॉ पर है। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ, बाबू क्या है, ऑक्सीडेशन। ध्यान दो, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जब लॉस होगा छोटू तो प्रोडक्ट साइड लगेगा, और इलेक्ट्रॉन जब गेन होगा तो रिएक्टेंट साइड। चाहे आप 1 इलेक्ट्रॉन लगाओ चाहे 1 लाख इलेक्ट्रॉन, जब भी रिएक्टेंट साइड लगा रिडक्शन यानी गेन हुआ, और प्रोडक्ट साइड लगा यानी ऑक्सीडेशन यानी लॉस हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ H2O2O2, 1 मोल ऑफ H2O2O2, सीखो H2O2O2। हमेशा ध्यान रखना, जब केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आए रिएक्शन में तो पहले बैलेंस ऑक्सीजन करना फिर हाइड्रोजन,
पहले बैलेंस ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, ठीक, तुरंत हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना। देखो यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 है ना, यहाँ ऑक्सीजन 1 यहाँ 2 है ना, यहाँ हाफ कर दो तो 2 का आधा 1 हो गया। यहाँ 1 ऑक्सीजन था, देख लो गौर से, और यहाँ कितना था 2, तो हाफ कर दिया, ठीक, क्या कर दिए, हाफ। अब जरा गौर से सोचो, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 भी नहीं है, तो 1 हाइड्रोजन के लिए 1 H प्लस, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 H प्लस, 2 H प्लस, 1 हाइड्रोजन के लिए 1 H प्लस, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 H प्लस। ऑक्सीडेशन का केस है, किसका केस है, ऑक्सीडेशन का। इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन क्या होगा बताओ, लॉस होगा। तो देखो 1 H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो 2 H प्लस कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल H2O को O2 में ले जाने के लिए कितना मोल, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 गुना 96,500 कूलम, ठीक है। तो हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम, कूलम के टर्म में बोला था, तो 2 गुना 96,500 कूलम, गुना कर लो, जितना आए उतना आंसर। लेकिन ऑक्सीडेशन का केस था, इसीलिए इलेक्ट्रॉन लॉस किया हूं प्रोडक्ट साइड, ये सब ध्यान रहे, गलती मत करना। ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस, रिडक्शन में गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फर्स्ट था, ये सेकंड। 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3, चलो ध्यान दो, सीखेगा। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो केवल, तो पहले ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन। अगर कोई दूसरा एटम आए ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावे, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावे कोई एटम आए, तो पहले अदर को बैलेंस करना, अदर को। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो तो पहले ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावे कोई दूसरा एटम आए तो पहले अदर को बैलेंस करना। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन के अलावे है आयरन, तो यहाँ आयरन 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 कर दिए। यहाँ आयरन 2 है, यहाँ भी 2 कर दिए, 1 था तो 2 कर दिए। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन 3, यहाँ 2, यहाँ ऑक्सीजन 3, यहाँ 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3 और यहाँ कितना है 2, यानी 1 कम है, तो ध्यान दो हाफ O2 ऐड कर दिए, हाफ O2 ऐड कर दिए। अब देखो 2 आयरन 2 आयरन, 2 ऑक्सीजन है, 1 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। अब चार्ज देखना है, तो देखो यहाँ पर टोटल 0, ये ऑक्सीजन -2, ये आयरन +2। यहाँ देखो टोटल 0, 1 ऑक्सीजन -2 तो 3 ऑक्सीजन -6, इस पर +6, इस पर +6। यहाँ ध्यान दो 1 ऑक्सीजन -2 तो 3 ऑक्सीजन -6 और यहाँ पर +6। चलो मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान दो, सीखेगा। चलो ध्यान दो, तो ये 1 ऑक्सीजन -2 तो 3 ऑक्सीजन -6, इस पर +6, वो 0, टोटल 0। तो यहाँ देखो 2Fe पर +2, 2Fe पर +2, और यहाँ देखो 2Fe पर कितना है +6, 2Fe पर कितना है +6, यानी ध्यान दो 2Fe पर +2, यानी ऐसे करके देखो 1 Fe +2 दिखा रहा है, और यहाँ पर ऐसे करके देखो, ध्यान दो 1 Fe +2 और यहाँ 2 Fe पर +6 था, यानी देखो गौर से 1 Fe पर कितना है +3, ऐसे करके देखो बाबू 2 Fe +2 और यहाँ Fe2 +6 था, ऐसे करके। तो ये देखो 2 Fe +2 है और यहाँ 2 Fe पर +6, तो इसका मतलब 1 Fe पर कितना है +3 और यहाँ 1 Fe पर कितना है +2, यहाँ 2 Fe पर +6 मतलब 1 Fe कितना +3। अब यहाँ देखो 1 Fe कितना +2, कैसे, तो ऐसे करके देखो ना, 2 ऐसे करके देखो 1 Fe पर +2 तो 2 Fe पर +4 हो जाएगा, तो यहाँ कितना है 1 Fe +2, यहाँ 1 Fe +3, तो लॉस कितना इलेक्ट्रॉन का हुआ, तो ओवरऑल 1 Fe पर देखोगे तो लॉस होगा 1 इलेक्ट्रॉन का, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कितना 96,500 कूलम्ब का, 96,500 कूलम्ब का। फिर से देख लो 2 Fe पर +6 है, 2 Fe पर +6, तो 1 Fe कितना +3, और यहाँ देख लो 2 Fe पर कितना हो गया +4, कैसे, तो 1 Fe +2 हुआ तो 2 Fe +4,
और यहाँ +6 है, तो +4 से +6 में गया, तो तुम सोचोगे चेंजिंग 2 इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगा दोगे तो 2 गुना 96,500 कूलम, और तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा, तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। बोलेगा क्यों सर? तो यहाँ 1 मोल FeO है, ध्यान दो 1 मोल FeO है, अब तुम 2 मोल FeO पर निकाल दिया 1 मोल FeO के लिए, तो 2 मोल FeO के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल FeO के लिए कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। फिर से समझो, नहीं समझ में आ रहा है ध्यान दो, फिर से गौर करो, फिर से देखो इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑर्गेन फिर से समझा देता हूं। FeO गया Fe2O3 में, ध्यान दो, यहां Fe2 है, यहां Fe1 था, तो 2 Fe कर दिए, कोई दिक्कत? अब जरा गौर से देखो, यहां Fe2, यहां भी Fe2, 2 Fe हो गया। यहां पर ऑक्सीजन 2 है, यहां ऑक्सीजन 3 है, यहां ऑक्सीजन 2, यहां ऑक्सीजन 3, यानी एक कम है, तो यहाँ हाफ O2 ऐड कर दिए। तब देखो 2 ऑक्सीजन, एक 3 ऑक्सीजन, यहाँ भी 3 ऑक्सीजन। अब जरा गौर से देखो चार्ज कैसे निकालेंगे, तो देखो टोटल चार्ज 0, 1 ऑक्सीजन -2, तो 3 ऑक्सीजन -6, इस पर +6। तो सोचो 2 Fe पर +6 है, तो 1 Fe कितना है? +3, समझा कि नहीं? 2 Fe +6 है, तो 1 Fe +3, और यहाँ देखो टोटल 0, ये -2, तो ये +2। तब ऐसे देखो गौर से, इसको अगर मिटा दो तो 1 Fe पर कितना दिख रहा है? +2। 1 Fe पर कितना दिख रहा है? +2, तो यहाँ 2 कर देंगे तो 2 Fe पर कितना? +4। 2 Fe पर कितना? +4। तो यहाँ देखो गौर से, 2 Fe पर +4 और यहाँ 2 Fe पर +6, यहाँ 2 Fe पर +4, यहाँ 2 Fe पर +6, तो +4 से +6 में गया, तो चेंजिंग कितना का? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ये जो चेंजिंग आया है वो 2 मोल FeO के लिए आया। कितना के लिए आया? 2 मोल FeO के लिए। और तुम्हें देखना है 1 मोल FeO का, तो अगर 2 मोल FeO को 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम बता सकते हैं कि सिंस 2 मोल FeO रिक्वायर्ड 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल FeO को 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमको 1 मोल FeO का निकालना है, तो 1 मोल FeO रिक्वायर्ड 2/2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 2/2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? 96,500 कूलम का। फिर से समझ लो, 2 Fe पर +6, यहां देख लो 1 Fe पर कितना है? +2, तो 2 Fe पर कितना? +4, +4 से +6 में गया, चेंजिंग कितना का? 2 का। तो बता सकते हैं कि सिंस 2 मोल FeO रिक्वायर्ड 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल FeO रिक्वायर्ड 2/2 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 96,500 कूलम। समझ में आया कि नहीं? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सारे लोग, चैट करके बताओ समझा कि नहीं समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन NCERT का बता रहा हूं, ABC containing solution of ZnSO4, AgNO3 and CuSO4 respectively are connected in series. A steady current of 1.5 ampere was passed through them until 1.45 gram of silver deposited at the cathode of cell B how long did the current flow? And how long did the current flow? What mass of
कॉपर एंड जिंक वेयर डिपॉजिटेड। मैं फैराडे सेकेंड लॉ पर क्वेश्चन नहीं बताया था, मैंने फैराडे सेकेंड लॉ पर अभी तक क्वेश्चन नहीं बताया था। आज फैराडे सेकेंड लॉ का क्वेश्चन लिया हूं और यूट्यूब पर जो लाइव आऊंगा आज रात में 8:30 बजे, उसमें भी फैराडे सेकेंड लॉ का क्वेश्चन बताऊंगा। तो आप लोग निश्चित लाइव आइएगा, सारे बच्चे फायदा होगा, सारे बच्चे जुड़िएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। 3.16 एनसीईआरटी। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ABC containing solution of ZnSO4 AgNO3 CuSO4 respectively are connected in series। ध्यान दो, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ABC, सॉल्यूशन रखता है ZnSO4 का, AgNO3 का, CuSO4 का, और उसको कनेक्ट किया गया सीरीज में। चलो ध्यान दो, मैं सिखा रहा हूं, तुम सारे लोग ध्यान दो। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तीनों किस में है? सीरीज में। तीनों सीरीज में है, जोड़ दिया है सीरीज में। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था ABC, A, B और C। तीनों में सॉल्यूशन था किस किस का? ZnSO4 AgNO3 CuSO4। A में था ZnSO4, B में था AgNO3 और C में था CuSO4। यानी A में कौन था? ZnSO4 सॉल्यूशन, B में था AgNO3 सॉल्यूशन और C में था CuSO4 सॉल्यूशन। ठीक। एसटीडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वाज पास थ्रू देम। इससे करंट पास हुआ कितना एम्पियर का? तो यहां लिख रहा हूं, करंट पास हुआ 1.5 एम्पियर का। एसटीडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वाज पास थ्रू देम अंटिल 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल बी। ये करंट जो था 1.5 एम्पियर का, वो तब तक पास किया जब तक कि 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट नहीं हुआ। कहां पे? कैथोड ऑफ सेल बी पे। कैथोड ऑफ सेल बी पे, सेल बी के कैथोड पे। तो ध्यान दो, ये तो एनोड वाला था, ये कैथोड हुआ। कैथोड ऑफ सेल बी पे कितना? तो 1.45 ग्राम सिल्वर का, यानी वेट ऑफ सिल्वर दिया था 1.45 ग्राम। ठीक। तो पहला क्वेश्चन बोला हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। बताइए कितना देर तक करंट फ्लो किया, टाइम पूछ रहा था। और दूसरा क्वेश्चन बोला व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वेयर डिपॉजिटेड। इतना देर में कितना मास कॉपर का और कितना जिंक का डिपॉजिट हुआ, यही पूछ रहा था। ठीक। 2 क्वेश्चन बोला, फिर से सुनो मुजबानी भाषा में। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था ABC, तीनों में सॉल्यूशन था अलग अलग। एक में ZnSO4 का, एक में AgNO3 का और तीसरे में CuSO4 का। तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में जोड़ के उसने क्या किया? 1.5 एम्पियर के करंट को पास करा दिया। और वो 1.5 एम्पियर का करंट तब तक पास कराया जब तक कि सेल बी के कैथोड पर यानी इस प्लेट पे 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट नहीं हुआ। यानी सेल बी के कैथोड पे 1.45 ग्राम जब तक सिल्वर का डिपॉजिट नहीं हुआ तब तक 1.5 एम्पियर का करंट पास कर रहा था। अब उसके बाद वो करंट को रोक दिया, नहीं पास कराया। तो बोला बताइए, क्वेश्चन में पूछ रहा था हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। बोलता बताइए कितना देर तक करंट फ्लो हुआ, टाइम निकालना था। जो कितना देर तक करंट फ्लो हुआ यानी कितना देर में सेल बी पर कैथोड पर 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ। अब उतना ही देर तक करंट तो पास किया, तो बोला उतना ही देर में कॉपर और जिंक का कितना मास डिपॉजिट हुआ। कॉपर और जिंक का कितना मास डिपॉजिट हुआ ये भी कैलकुलेट करना था, यानी 2 पार्ट में था। तो ये जो दूसरा पार्ट था व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वेयर डिपॉजिटेड, ये फैराडे सेकेंड लॉ से था। और पहला पार्ट था फैराडे फर्स्ट लॉ से, क्योंकि टाइम निकालना था। तो बोलेंगे फ्रॉम फैराडे फर्स्ट लॉ। तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है बताओ? W बराबर E/F इंटू सी टी। E बराबर क्या होता है? M/N। तो W बराबर M/N इंटू F इंटू सी टी। ध्यान दो, सॉल्यूशन है AgNO3 का, तो AgNO3 टूट जाएगा, Ag प्लस NO3 माइनस। Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag में आया, कैथोड पर था, रिडक्शन हुआ। अब इक्विवेलेंट वेट Ag प्लस का लिखेंगे, तो EAg प्लस बराबर 108/1
समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान दो, हमको टाइम निकालना था, टाइम निकाल लेंगे। टी बराबर क्या बोल देंगे, तो डब्ल्यू इंटू एन इंटू एफ बटे एम इंटू सी। तो ध्यान दो, टी बराबर डब्ल्यू इंटू एन इंटू एफ। डब्ल्यू कितना, तो 1.45 इंटू एन कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक दिए, इंटू एफ फेराडे कांस्टेंट कितना 96,500 बाय एम मोलिकुलर वेट सिल्वर का तो 108 इंटू करंट कितना, तो 1.5 एम्पियर। इसको सॉल्व कर लो तो टी आ जाएगा 833 या 43 सेकंड के आसपास आता है। एग्जैक्ट हमको आंसर याद नहीं है, लेकिन 800 और 850 के बीच में आंसर आएगा। 833 या 43 होता है। इसको सॉल्व कर लो, फटाफट पता ही चल जाएगा। जल्दी से कैलकुलेट करिए लोग। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 863 सेकंड। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट बोल रहा था व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वेयर डिपॉजिटेड। क्या मास कॉपर और जिंक का डिपॉजिट हुआ। व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वेयर डिपॉजिटेड। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे फ्रॉम फेराडे सेकंड लॉ। फ्रॉम फेराडे सेकंड लॉ। तुम सोचोगे कैसे, तो मैंने बताया था फेराडे सेकंड लॉ के अनुसार कीप नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन डिफरेंट इलेक्ट्रोड विल बी सेम। कि अगर ढेर सारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में लगा दे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा डिफरेंट इलेक्ट्रोड पे वो सेम रहेगा। तो फेराडे सेकंड लॉ से बोलेंगे क्या, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ई सेल ए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए बराबर क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बी बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सी। यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बी बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सी। यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए का बराबर होगा बी के बराबर होगा सी के। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए में ZnSO4, बी में AgNO3 और सी में CuSO4। तो यहाँ पर जिंक का मास बताना है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए बराबर बोलते थे WA बटे EA। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बी बराबर WB बटे EB और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सी बराबर WC बटे EC। तो ए में मास होगा डिपॉजिटेड जिंक का और बी में मास होगा डिपॉजिटेड कॉपर का। तो ए के जगह पर लिखे WZn बटे ई, ए के जगह पर EZn बराबर WB के जगह पर Ag और EB के जगह पर Ag, C के जगह पर Cu बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu। अब जरा गौर करो, इसको मिटा रहा हूं मैं, ध्यान दो। इसको मिटा रहा हूं मैं, ध्यान दो। ZnSO4 टूट जाएगा, Zn2 प्लस SO4 2 माइनस, तो इक्विवेलेंट वेट Zn2 प्लस का, तो मोलिकुलर वेट ऑफ Zn2 प्लस बटे n फैक्टर कितना का चार्ज है 2 का, तो 2 डाल दो। और CuSO4 टूट जाएगा, Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस, निश्चित है कैटाइन है दोनों, तो दोनों कैथोड पर ही जाएगा। तभी पूछ रहा था कॉपर और जिंक का मास। तो ECU2 प्लस बराबर क्या बोलेंगे MCU2 प्लस बटे चार्ज कितना का 2 का, तो यहाँ 2 डाल दो। तो Zn2 प्लस का मोलिकुलर वेट 65.5 बटे 2 और Cu2 प्लस का 63.5 बटे 2, 63.5 बटे 2। तब यहाँ जान दो WZn के जगह पर कितना, WZn तो निकालना है, EZn के जगह पर इक्विवेलेंट वेट Zn का, तो इक्विवेलेंट वेट Zn का आ गया 65.5 बटे 2। WAG वेट ऑफ सिल्वर तो दिया ही था 1.45, 1.45। इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का भी निकाले थे 108 बराबर WCU निकालना है और इक्विवेलेंट वेट Cu का, Cu का इक्विवेलेंट वेट कितना 63.5 बटे 2। अब देखो गौर से, इस दोनों के मदद से Zn निकाल लेंगे और इस दोनों के मदद से Cu निकाल लेंगे। दोनों को एक साथ कंपेयर कर दिया हूं, तब देखो मिटा देता हूं इधर में, फटाफट निकल जाएगा। तो यहां WZn बराबर क्या हो जाएगा, तो WZn बराबर देखो ये दोनों गुना कर दो
65.5 गुना 1.45, 65.5 गुना 1.45 बाय 108 गुना 2 ऊपर चल गया था तो 108 गुना 2। इसको सॉल्व कर लो, WZ जो भी आ जाएगा ग्राम में। और WCU कैसे, तो WCU बराबर देख लो, WCU निकालेंगे तो ये दोनों गुना कर दो, 1.45 गुना 63.5 बाय 108 गुना 2, 108 गुना 2। इसको सॉल्व कर लो, WCU यहाँ भी आ जाएगा ग्राम में। तो इस तरीक़ा से ये क्वेश्चन बना फैराडे सेकेंड लॉ का। नीचे वाला पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था फैराडे फर्स्ट लॉ का। जल्दी से इसको सॉल्व कर लो, बताओ ये दोनों का मास कितना कितना आएगा। 0.43 ग्राम और इसका आएगा 0.42 ग्राम। ऊपर वाला का 0.43 ग्राम, नीचे वाला का 0.42 ग्राम। ठीक, तो आज के क्लास को यहीं पर रोक रहे हैं। तो आज हम लोग देखें कुछ फैराडे फर्स्ट सेकेंड लॉ पे रिलेटेड, फर्स्ट लॉ का रिलेटेड प्रॉब्लम भी और एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को डिस्कशन किए हैं। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं ऑफ कर रहे हैं। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी दोस्त अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू।